हाँ, एक तरफ भारत ने लॉन्च किया विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में रूस ने, इजराइल ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने क्या कहा, लेकिन अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। जानेंगे विक्रांत के सेरेमनी में अमेरिका ने ऐसा क्या किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब ताइवान ने दलाई लामा पर एक बड़ा गेम खेल दिया है और ये गेम चीन की रातों की नींद उड़ा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका, जिसके पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर का बेड़ा है जो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, यानी ग्लोबल रीच की बात करें कि दुनिया में ये कहां तक पहुंच सकते हैं, तो अमेरिका के पास ये ताकत है कि अमेरिका ग्लोबली बहुत दूर तक जा सकता है। और एक तरीके से इसे एक अलग कैटेगरी में भी रखा जाता है जिसे कहा जाता है ग्लोबल रीच पावर प्रोजेक्शन। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें लिमिटेड ग्लोबल रीच होती है, यानी कुछ समय तक जा सकता है। और ऐसे में कौन कौन आता है? फ्रांस आता है और यूके आता है। तो वहीं एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें मल्टी रीजन पावर प्रोजेक्शन होता है, यानी आसपास के कई क्षेत्रों में जा सकता है। और इसमें पहले चाइना, रसिया और इटली आता था और अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है भारत भी, यानी चाइना की बराबरी भारत ने कर ली है। अब जो लिस्ट है उसके अनुसार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के हैं तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के हैं। अब चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी काम कर रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन भारत ने फ्रांस को पछाड़ दिया है और फ्रांस को पछाड़कर भारत के पास भी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। मतलब कुल मिलाकर कहें तो काफी चुनिंदा देश हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक तो चाइना के पास है, दूसरा इटली के पास है और तीसरा यूके के पास है, चौथा अब हो गया भारत के पास। मतलब भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षा थी जो पूरा हो गया। और इसको लेकर रूस बहुत अच्छे से समझा। इस जो समारोह हुआ उस समारोह में रूसी एम्बेसडर शामिल हुए थे और रूसी एम्बेसडर ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब भारत ने जो इसे लॉन्च कर दिया है, वैसे आपको बता दें डेनिस अलीपोव यहाँ पर ये समारोह में शामिल हुए थे, अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। तो इन्होंने यहाँ कहा कि आज मैंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर और मैंने देखा कि आईएनएस विक्रांत कमीशन हो गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये गर्व वाला माहौल है और मोमेंट है इस देश के लोगों के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक चीज मेंशन किया, उन्होंने कहा जो हेडलाइन बन गई अभी के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि भारत अब एक ग्लोबल पावर के तरफ बढ़ रहा है, यानी दुनिया में एक महाशक्ति के तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी कमेंट आया। इजराइल ने ये कहा कि हमारे भारतीय भाइयों के लिए खुशखबरी। उसके अलावे फ्रांस ने कहा कि हम भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, जल्द ही हम और भारत का विक्रांत दोनों मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे। इमैनुअल लेनिन यहाँ पर पहुँचे भी थे। इसके अलावे इजराइल के नेओर गिलोन भी यहाँ पहुँचे थे और इन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया जो भारत के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। पर इन सब में अमेरिका ने एक बड़ी गलती की। वैसे तो अमेरिका ने ट्वीट करके इस बात को कह दिया कि हाँ, हम भारत को बधाइयाँ देते हैं, भारत ने इसे बना लिया, पर अमेरिका का कोई एम्बेसडर इस सेरेमनी में शामिल नहीं हुआ था। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 18 महीने से अमेरिका ने किसी एम्बेसडर को नियुक्त ही नहीं किया है और किसी एम्बेसडर को नियुक्त नहीं करने की वजह से भारत के किसी भी खास समारोह में शामिल नहीं होता है अमेरिका। हालांकि ये बाइडेन की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक तरफ आप भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर बताते हो, वहीं दूसरी तरफ आपने अभी तक अपना एम्बेसडर यहाँ नियुक्त नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चीन के साथ तो एक बड़ा खेल हो गया। और चीन के साथ ये खेल कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। आपको बता दें अमेरिका चाह रहा है कि ताइवान जंग हो और ताइवान भी अमेरिका के कहने पर उसी हिसाब से चल रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर इस समय ताइवान और चीन के बीच लड़ाई नहीं हुई तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वक्त चीन बुरी तरीके से आर्थिक तौर पर कमजोर है,
हैं उसके देश के अंदर भी प्रतिरोध की भावनाएं सरकार के प्रति बढ़ रही है और इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। और इसके दिख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी गई, नैन्सी पेलोसी के बाद युद्धाभ्यास शुरू किया चाइना ने, उसके बाद फिर से एक डिप्लोमेट गया, फिर उसके बाद फिर 5 डिप्लोमेट गए, उसके बाद फिर यूएसए की एक डिप्लोमेट गई और ये सब उकसाने की कार्रवाई हो रही है। अब इसी बीच चीन ने अपने ड्रोन भेजे। अब पहली बार ताइवान ने हिम्मत दिखाई और चीनी ड्रोनों को मारकर गिरा दिया, यहाँ आगे बढ़ गया। फिर चीन ने 31 फाइटर जेट भेजे, उन फाइटर जेट को दौड़ा कर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भगाया। मतलब ताइवान का मनोबल दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। पर इन सब के बीच में क्या होता है कि हमने देखा भारत ने माननीय दलाई लामा को लद्दाख की सीमा पर, लेह की सीमा पर 2 महीने तक जाने की भी व्यवस्था की। भारतीय वायुसेना ने बहुत मदद भी की और ये काफी समय तक वहाँ रहे, जिसके बाद चीन बहुत गुस्सा भी हुआ, नाराज भी हुआ। चीन ने ये कह दिया कि ठीक है, हम दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी है हम खुद चुनेंगे, यानी इस दलाई लामा का कोई महत्व नहीं है। पहले तो चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा था कि आप दलाई लामा को क्यों इस क्षेत्र में लाए। यहाँ तक कि भारत ने इस चीज को छिपा कर नहीं रखा, बल्कि भारतीय वायुसेना ने दलाई लामा के उस फोटोग्राफ को भी दिखलाया जिसमें वो भारतीय वायुसेना के साथ थे। मतलब खुल्लम खुल्ला भारत ने दलाई लामा को सामने किया और चीन की दुखती रग पे हाथ रखा। अब इसके बाद दलाई लामा वापस आ जाते हैं धर्मशाला में उनका खूब स्वागत होता है और ठीक उनके आने के बाद पहुंचते हैं अमेरिका के सीनेटर जॉन ओसोफ। ये यहाँ पहुंचते हैं, दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातचीत होती है ये उन्होंने साफ नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि हम तो मिलने आए थे और मिलकर हम यहाँ से जाएंगे। हम तो भारत आए थे तो आपसे भी हमने मिल लिया। और ये भारत आए थे अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग के लिए, लेकिन 35 साल के सीनेटर ओसोफ अचानक से पहुंच जाते हैं धर्मशाला और धर्मशाला में मुलाकात करते हैं दलाई लामा से। और ठीक उसके कुछ समय बाद या कहें कि अगले ही दिन एक कॉल आती है और ये कॉल ताइवान की तरफ से आती है। ताइवान का संसद ये कहता है कि हम न्योता दे रहे हैं। अब यहाँ पर ताइवान ने खेल दिया बड़ा गेम। दरअसल फ्राइडे को होने वाला है तिब्बत की डेमोक्रेसी डे और इसके लिए ताइवान ने न्योता दिया है दलाई लामा को कि दलाई लामा आकर ताइवान विजिट करें, यहाँ के लोगों से मिलें, ताकि ताइवान और तिब्बत जो 2 फ्रेंडली सोसाइटी हैं वो आपस में मिल सकें। अब आप समझ सकते हैं कि अगर दलाई लामा ताइवान पहुँचते हैं तो कौन सा बड़ा बवाल मचेगा और चीन की बिल्कुल दुखती रग को छू देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना ताइवान में जंग होकर रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।